नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 23 अगस्त और 23 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग अपने इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। ध्यान रहे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि हर एक क्वेश्चन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मालूम चलती रहे, जो हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल वीडियो नहीं डाल पाया था, कुछ प्रॉब्लम्स थी, मैं था नहीं अवेलेबल घर पे, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज से कंटिन्यू रहेगा वीडियो और जितने भी व्यूअर्स नए आते हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, रिक्वेस्ट है आपसे। और हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं चैनल को शेयर करा करें, वीडियो को शेयर कीजिए। शुरू करते हैं बिना पंचायत के अपने सेशन को क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। क्वेश्चन ऑफ द डे था, हाल ही में केंद्र सरकार ने 1507 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ विकसित करने को मंजूरी दी थी। करेक्ट आंसर था आपका कोटा बूंदी, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था यहाँ पे। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किसे नया एक्स ऑफिशियो मेंबर नियुक्त किया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बाय आरबीआई। ऑप्शंस थे आपके राजीव रंजन, इंद्रनील भट्टाचार्य, शक्तिकांत दास या माइकल पात्रा। तो आरबीआई ने अभी हाल ही में इंद्रनील भट्टाचार्य जी को अपना नया एक्स ऑफिशियो मेंबर नियुक्त किया है। किस कमेटी का? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। भारतीय रिजर्व बैंक ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंद्रनील भट्टाचार्य को मौद्रिक नीति समिति का नया एक्स ऑफिशियो मेंबर नियुक्त किया है। उन्होंने राजीव रंजन की जगह ली है और वे आगामी अक्टूबर नीति बैठक में शामिल होंगे। एमपीसी का गठन 2016 में किया गया था ताकि मौद्रिक नीति को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा सके। इसमें 6 सदस्य होते हैं जो 3 रिजर्व बैंक से होते हैं और 3 सरकार द्वारा नामित स्वतंत्र सदस्य होते हैं। तो ध्यान रखना इतनी चीजों को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तीसरा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग बुद्धिस्ट स्कॉलर कहाँ आयोजित किया गया है। वेयर वॉज द थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हेल्ड रिसेंटली। ऑप्शन हैं आपके बोध गया, कोलंबो, न्यू दिल्ली या लुम्बिनी। तो अभी हाल ही में जो तीसरा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग बुद्धिस्ट स्कॉलर्स था वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ये नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ने संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में किया। सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? विजडम ट्रांसमिशन इन बुद्ध धम्म इन द 21st सेंचुरी। इसमें रूस, वियतनाम, श्रीलंका, म्यांमार, ताइवान, कंबोडिया सहित कई देशों से विद्वान, प्रोफेसर और भिक्षु शामिल हुए। अगला सवाल, हाल ही में दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त यानी कि कमिश्नर ऑफ पुलिस किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली। ऑप्शन है आपके संजय अरोड़ा, शशि भूषण कुमार सिंह, राकेश अस्थाना या सतीश गोलछा। तो अभी हाल ही में दिल्ली के नए जो पुलिस आयुक्त यानी कि पुलिस कमिश्नर हैं वो सतीश गोलछा जी को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। गृह मंत्रालय ने 1992 बैच एजीएमयूटी कैडर के आईपीएस अधिकारी सतीश गोलछा को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया। उन्होंने संजय अरोड़ा की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट जो 1 अगस्त 2025 को है और अंतरिम आयुक्त शशि भूषण कुमार सिंह के कार्यकाल के बाद पदभार संभाला। मतलब संजय अरोड़ा जी 1 अगस्त को रिटायर हुए थे, उसके बाद से उनकी जगह पर फिलहाल परमानेंटली टेम्पोररी शशि भूषण कुमार सिंह जी थे। अब इनके बाद ये सतीश गोलछा जी बनेंगे। गोलछा इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के डीजीपी, दिल्ली पुलिस में स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर व इंटेलिजेंस और सीबीआई में भी सेवाएं दे चुके हैं। 1984 सिख विरोधी दंगों की जांच टीम का हिस्सा रहे और दिल्ली के डीजी प्रिजन्स रहते हुए तिहाड़, मंडोली व रोहिणी जेलों का प्रबंधन किया। अगला सवाल है, चीन में आयोजित होने वाली आगामी एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे। Who will represent India at the upcoming SCO Summit 2025 in Tianjin, चाइना। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो SCO Summit 2025 होने वाली वो चाइना तियानजिन में होगी। कह रहा है इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे।
ऑप्शन है आपके नरेंद्र मोदी, अजीत डोवाल, एस जयशंकर या वांग यी। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, माननीय नरेंद्र मोदी जी। पीएम मोदी आगामी एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, जिससे भारत चीन संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। चीन के राजदूत शू फेई होंग ने कहा कि भारत चीन की जॉइंट वर्किंग ग्रुप इस यात्रा को सफल बनाने में जुटा है। हाल ही में एनएसए अजीत डोवाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच सीमा मुद्दे पर हुई 24वीं दौर की वार्ता में 10 बिंदु सहमति बनी और चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के पुनः प्रारंभ का स्वागत किया और दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस बढ़ाने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने AMFI यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन साइन किया ताकि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से म्यूचुअल फंड वितरित किया जा सके? Which organization recently signed an MOU with AMFI to distribute mutual funds through post offices? ऑप्शन है आपके RBI, सेबी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या नाबार्ड। तो अभी हाल ही में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के साथ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है ताकि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से म्यूचुअल फंड वितरित किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। 22 अगस्त 2025 को मुंबई में AMFI एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के 30वें स्थापना दिवस पर यह समझौता हुआ। समझौते के तहत डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अब एक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में कार्य करेगा और पोस्ट ऑफिस नेटवर्क के जरिए म्यूचुअल फंड निवेश की सुविधा देगा। इस पहल से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को आसान और भरोसेमंद निवेश विकल्प मिलेंगे। पोस्ट ऑफिस का विशाल नेटवर्क और लोगों का उस पर विश्वास वित्तीय समावेशन को मजबूत करेगा। अगला सवाल है, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट रीजन का सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र किसे चुना गया है? विच कृषि विज्ञान केंद्र हैज बीन अवॉर्डेड द बेस्ट KVK कृषि विज्ञान केंद्र इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रिसेंटली? ऑप्शन है आपके KVK इम्फाल, KVK वोखा नागालैंड, KVK आइजॉल या फिर KVK शिलोंग। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन का सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो वोखा नागालैंड को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पे। यह सम्मान ICAR NRCB ने टीम के उत्कृष्ट कार्य और प्रभावशाली योगदान को देखते हुए प्रदान किया। यह अवार्ड 32वें फाउंडेशन डे और किसान मेले के अवसर पर तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में दिया गया है। नागालैंड से 19 किसानों ने मेले में हिस्सा लिया और केरल में आगे होने वाले प्रशिक्षण में भी भाग लेंगे। अगला सवाल, हाल ही में भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग को राहत देने के लिए किस आयात शुल्क को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? Recently, the government of India suspended which import duty to support the garment industry? ऑप्शंस हैं आपके 4% सिल्क इंपोर्ट ड्यूटी, 6% वूल इंपोर्ट ड्यूटी, 8% पॉलिस्टर इंपोर्ट ड्यूटी या फिर 11% कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी। तो भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग को राहत देने के लिए जो कॉटन पे 11% का इंपोर्ट ड्यूटी लगता है ना, उसको क्या किया है? अस्थायी रूप से निलंबित किया है, स्थायी रूप से नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अच्छा, भारत सरकार ने 11% कॉटन आयात शुल्क को 30 सितंबर 2025 तक निलंबित किया है। यह कदम भारत के वस्त्र और परिधान उद्योग को राहत देने के लिए उठाया गया है। इस फैसले से कॉटन की लागत कम होगी और भारतीय निर्यात चीन, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से मुकाबला कर पाएंगे। यह निर्णय भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में भी सकारात्मक संदेश भेजता है, खासकर जब अमेरिका ने हाल ही में भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से ये दूसरी बार आ रहा है। 10-15 दिन पहले मैंने इसका क्वेश्चन डाला था और सेम तो नहीं कहूंगा, बट हाँ खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का ही था और आज भी ये आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, क्योंकि पहली बार हो रहा है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो वेयर वाज द फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल रिसेंटली हेल्ड? ऑप्शन है आपके चिल्का लेक उड़ीसा में, वेमनाड लेक केरला में, नैनी लेक उत्तराखंड में या डल लेक श्रीनगर में। तो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है ना, वो आपका डल लेक श्रीनगर में आयोजित हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का।
पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध डल झील श्रीनगर में आयोजित किया जा रहा है। यह 3 दिवसीय महोत्सव स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। महोत्सव में 500 से अधिक एथलीट 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भाग ले रहे हैं, जिनमें रोइंग, कैनोइंग और कायाकिंग जैसे स्पर्धाएं शामिल हैं। दूसरे दिन मध्य प्रदेश ने चारों स्वर्ण जीतकर दबदबा बनाया, जबकि जम्मू कश्मीर, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश ने भी स्वर्ण पदक जीते हैं। डल झील पहली बार राष्ट्रीय खेल आयोजन का केंद्र बनी है, जिससे कश्मीर की संस्कृति और प्राकृतिक धरोहर को बढ़ावा मिलेगा। ये पॉइंट जरा ध्यान रखिएगा, पहली बार हुआ है यहाँ पे, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार इंपॉर्टेंट बनेगा ये। अगला सवाल, हाल ही में ईरान ने सस्टेनेबल पावर 1404 नामक मिसाइल युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित किया है? वेयर डिड ईरान रिसेंटली कंडक्ट द मिसाइल ड्रिल सस्टेनेबल पावर 1404? ऑप्शन है आपके गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ, अरेबियन सी या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। तो ईरान ने सस्टेनेबल पावर 1404 नामक मिसाइल का युद्धाभ्यास जो है ना, वो ओमान की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ ओमान में किया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पे। ईरान ने हाल ही में सस्टेनेबल पावर 1404 नामक बड़े पैमाने का मिसाइल युद्धाभ्यास किया, जो गल्फ ऑफ ओमान और उत्तरी हिंद महासागर में आयोजित हुआ है। यह अभ्यास 2 दिनों तक चला और यह ईरान का पहला बड़ा सैन्य युद्धाभ्यास था, जो जून में हुए 12 दिन लंबे संघर्ष के बाद आयोजित किया गया। युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य लड़ाकू तैयारी बढ़ाना, कमांड समन्वय सुधारना और युद्धोत्तर लचीलापन प्रदर्शित करना था। इसमें सतही और पनडुब्बी युद्धपोत, वायु इकाइयां, मिसाइल रक्षा प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध ब्रिगेड शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच 56वीं डीजी स्तरीय सीमा समन्वय वार्ता कहाँ आयोजित हो रही है? वेयर इज द 56th डीजी लेवल बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश बीइंग हेल्ड? ऑप्शन है आपके ढाका, न्यू दिल्ली, कोलकाता या चित्तौड़गढ़। तो करेक्ट आंसर है आपका भारत और बांग्लादेश के बीच 56वीं डीजी स्तरीय सीमा समन्वय वार्ता ढाका, बांग्लादेश के ढाका में आयोजित हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ये अल्टरनेट चलता है, एक साल ढाका में तो एक साल इंडिया की नई दिल्ली में, फिर एक साल ढाका में तो एक साल नई दिल्ली में। तो 56वीं सीमा वार्ता भारत बांग्लादेश के बीच 25 से 28 अगस्त 2025 तक ढाका में आयोजित हो रही है। इस बैठक में भारत की ओर से बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी और बांग्लादेश की ओर से बीजीबी डीजी मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमान सिद्दीकी नेतृत्व कर, कैसा नाम रखा है रे लोग। बीएसएफ और बीजीबी 2 साल में 2 बार डीजी स्तरीय समन्वय सम्मेलन आयोजित करते हैं, जिसमें बैठकें बारी बारी से नई दिल्ली और ढाका में होती हैं। साल में 2 बार होता है, वो ध्यान रखना है इसको। इस सम्मेलन का उद्देश्य सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना और दोनों सीमा बलों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को किस संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। रिसेंटली इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन है आपके सार्क, यूनेस्को, एआईबीडी या आसिया। अभी हाल ही में भारत जो है ना, वो एआईबीडी इस संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। एआईबीडी क्या है? एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। भारत को एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। यह चुनाव 23वीं एआईबीडी जनरल कॉन्फ्रेंस 19-21 अगस्त 2025 थाईलैंड के फुकेत में आयोजित हुआ है। ठीक है, भारत को इस चुनाव में सबसे अधिक मत मिले और यह 2016 के बाद दूसरी बार है जब भारत को यह पद मिला है। वर्तमान में प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी, जो एआईबीडी जनरल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष भी हैं, इन्होंने सभी सदस्य देशों का धन्यवाद किया और भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। एआईबीडी की स्थापना 1977 में यूनेस्को के तहत की गई थी और इसमें 92 से अधिक सदस्य संगठन 45 देश से जुड़े हैं। इस बार की थीम क्या है? मीडिया फॉर पीपल, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो मेरे हिसाब से महाबकवास बात है। मीडिया लोगों के लिए तो नहीं है, ये तो सब जान रहे हैं। खैर, राजनेता नहीं है हम लोग, इसलिए पंचायत ना करें ज्यादा हम भी। थीम याद रखिएगा, मीडिया फॉर पीपल, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये थे आज के टॉप करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें आप लोग जो नए व्यूअर्स हैं हमारे।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पर। ठीक है, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में भारतीय रेल ने देश का पहला रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम बिटवीन ट्रैक्स कहां स्थापित किया है? ऑप्शन है आपके सिकंदराबाद, हावड़ा, BLW, वाराणसी या भोपाल। करेक्ट आंसर आप लोगों ने पता है कहां फेंकना है, ध्यान रखिएगा। मोटिवेशन है आज का, वी फॉल, वी ब्रेक, वी फेल, बट देन वी राइज, वी हील, वी ओवरकम। कहने का मतलब है कि हम गिर सकते हैं, एक बार गिरेंगे, टूटेंगे, हो सकता है कि हम फेल भी हों, हारे भी, लेकिन उसके बाद होगा भाई हम उठेंगे, वी हील, हम ठीक होंगे उस प्रॉब्लम से, वी ओवरकम, हम जीत के आगे निकलेंगे। तो ये जज्बा, ये एटीट्यूड अपने अंदर रखना है सभी को। लास्ट टाइम वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, और नए व्यूवर्स जो भी हमारे चैनल पे आते हैं डेली जीके डोज को सब्सक्राइब जरूर करें, और नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिएगा। बताने की जरूरत तो नहीं है, सभी आज के टाइम पे काफी समझदार हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।